नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर इकाई संख्या 2 के चैप्टर संख्या 3 के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में। यानी यशोवर्मन जो थे जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया, कन्नौज की पुनर्स्थापना की हर्षवर्धन के बाद, उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कन्नौज के यशोवर्मन से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। इससे पहले आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 की 2 चैप्टर्स को देखे होंगे और उससे पहले यूनिट नंबर 1 को एक वीडियो के माध्यम से, एक लेक्चर्स के माध्यम से, जो बड़ा लेक्चर था उसके माध्यम से समझा होगा। और हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज भी साथ में प्रैक्टिस सेट के रूप में दे देता हूं। 15-20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें मैं आपको विस्तार समझा करके बताता हूं। इसी हिसाब से ये भी चैप्टर आपका होगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यूनिट नंबर 2, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। आइए इसकी भूमिका को समझते हैं। पहले देखिए, हर्षवर्धन की अगर बात करें बाबू, तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद में देखेंगे, जब इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद में उत्तर भारत की राजनीति में शून्यता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कोई एक नेतृत्व करने वाली शक्ति नहीं बचती है। छोटे छोटे राज्य जो है टुकड़ों में बट जाते हैं। और लेकिन उसी समय आप देखते हैं कश्मीर का कारकोट वंश जो होता है वो अपने चरम पर होता है, अपने उफान पर होता है। क्या? कश्मीर का कारकोट वंश जो होता है, जिसमें ललितादित्य मुक्तापीठ जो बड़ा प्रतापी शासक है, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, वही कन्नौज जो हर्ष का प्रमुख केंद्र था, धीरे धीरे पुनः उत्तर भारत की शक्ति संघर्ष का मुख्य केंद्र बन जाता है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का संघर्ष चलता है। ठीक है, इस शून्यता के बीच यशोवर्मन नाम का एक शासक कन्नौज का सबसे प्रसिद्ध शासक बन बैठता है। उसने न केवल कन्नौज की शक्ति को पुनर्जीवित किया, बल्कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो 3 पक्षीय संघर्ष हो रहा था, पाल शासकों के बीच में, बंगाल के पाल शासक और गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा और गुजरात के शासक, और उसके अलावा राष्ट्रकूट शासक दक्षिण दिशा से या दक्षिण भारत के, उन तीनों के बीच में संघर्ष हो रहा था कन्नौज को हथियाने को लेकर के, कन्नौज को अपने चंगुल में जकड़ने को लेकर के। ये त्रिपक्षीय संघर्ष की पृष्ठभूमि जो है कहीं ना कहीं पे तैयार कर दी थी, क्योंकि कन्नौज कहीं ना कहीं पे जो कन्नौज की धरती थी उस पर जो है जब से इसका प्रादुर्भाव हुआ, यहीं से आप देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की भी नींव पड़ जाती है। यशोवर्मन का जीवन और राज्यारोहण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यशोवर्मन का उदय हर्षवर्धन की मृत्यु के कुछ समय के बाद हुआ। वह कन्नौज के वर्मन वंश का जो है शासक था, वर्मन वंश से संबंधित था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक लगभग 725 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और कन्नौज की महत्ता बरकरार थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यशोवर्मन का साम्राज्य विस्तार की अगर बात किया तो यशोवर्मन ने अपने शासनकाल में अनेक क्षेत्रों को जीत करके अपना साम्राज्य मजबूत किया था। साथ ही साथ में मध्य भारत में विजय प्राप्त करी। उसने मालवा और उसके आसपास के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। उत्तर भारत में प्रभुत्व इसका रहा कुछ दिनों तक। उसने कौशाम्बी, मगध और बिहार तक अपने प्रभाव को जमाया। किसने? यशोवर्मन ने। यशोवर्मन भी प्रतापी शासक था, लेकिन कुछ दिनों तक ही रहा। ललितादित्य मुक्तापीठ से पराजित होता है यह। पश्चिम की ओर विस्तार किया। राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों तक उसकी सेना पहुंची और उसने उन जगहों पर भी कब्जा किया। कश्मीर की ओर अभियान चलाया। कल्हड़ की राज तरंगड़ी नाम की एक पुस्तक है, उसमें इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। उसमें उल्लेख है कि उसने कश्मीर की ओर भी विजय का अभियान किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पृष्ठभूमि भी इसने तैयार करी। उसके बाद कन्नौज की महत्ता इतनी बढ़ गई कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, बंगाल के पाल वंश के शासक और राष्ट्रकूट शासकों ने एक प्रकार से इसकी ओर फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि कन्नौज दुआब के बीच का क्षेत्र था, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि थी, सब कुछ इसमें एकदम से परफेक्ट था। इन 3 शक्तियों के बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र जो है वो बन जाता है। ठीक है, और हमेशा संघर्ष चलता रहा। 200 वर्षों तक संघर्ष चलता है कश्मीर, मतलब इसको लेकर के, कन्नौज को लेकर के। साहित्यिक सूत्र इसको कैसे पता चलता है कि कन्नौज के इसके बारे में जानकारी? पहली बात तो बाणभट्ट की जो कथा है, बाणभट्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने एक प्रकार से रचना लिखी। उसमें लिखा, हर्षचरित नाम की रचना लिखी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, तो उन्होंने यशोवर्मन के बारे में भी लिखा है। यशोवर्मन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी, इसमें भी इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है कि शासक से हारा, के शासक से जीता, ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा वाकपति मुंज की अगर बात की जाए, उन्होंने कवि ने गौड़वहो नाम का एक ग्रंथ लिखा, काव्य है, जिसमें यशोवर्मन की विजयों का उल्लेख उन्होंने भी किया है। अरब यात्री अलबरूनी आया था और अन्य अरबी इतिहासकारों ने भी कन्नौज की महत्ता का उल्लेख किया है और यशोवर्मन के बारे में भी बताया है।
ठीक है। हेडिंग डालिएगा यशोवर्मन की उपलब्धियां। यशोवर्मन की कई उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि यशोवर्मन की उपलब्धियां, हेडिंग डालिएगा। क्योंकि यशोवर्मन जो था, इसने एक प्रकार से, ये मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बता रहा हूँ, यही सब पूछा जाएगा, यशोवर्मन कौन था, इसकी उपलब्धियां बताएं, किस वंश का शासक था, बस इतना ही सब क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आता है। देखिए, तो यही सब चीजें आप लिख दिएगा। कन्नौज को पुनः शक्ति संपन्न और उत्तर भारत का राजनीति का केंद्र स्थापित करने का काम किया हर्षवर्धन के बाद। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया इसने, मालवा, कश्मीर और मगध तक विस्तार कर लिया अपना। कला और साहित्य का सबसे बड़ा संरक्षण माना जाता है इसको। गौडवह जैसे साहित्यिक ग्रंथ इसी की प्रेरणा से एक प्रकार से लिखे गए, जिसको लिखा था किसने, मुंज ने, ठीक है, वाकपति ने। इसके अलावा इसकी उपलब्धियां अगली है, छठी उपलब्धि, आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार मार्गों का पर नियंत्रण कर लिया। जो व्यापारिक मार्ग थे उस पर आर्थिक कंट्रोल करने के लिए उस पर अपना अधिकार कर लेता है। विदेशी यात्रियों के द्वारा उल्लेख इसका जो है किया जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में एक प्रकार की राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया इसने। इसके साथ ही साथ अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कन्नौज को भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया अपने बलबूते पर। चूंकि हर्षवर्धन के जमाने में जो था कन्नौज, वही कन्नौज फिर से दोबारा से उभर करके सामने आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब कन्नौज इतना फेमस हुआ, उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी इसने, जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यशोवर्मन का प्रभाव और महत्व क्या रहा है राजनीति में, उसको समझने से पहले अगर आपको मैं बताऊं, इसको समझाने से पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन हो, तो हमारे कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपए में आपको सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, सभी यूनिट का पीडीएफ मिलेगा। 91, 61, 93, 60, 62 प्रश्न की मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, लाइव क्लास, वीडियो, सभी का पीडीएफ, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास, सब कुछ मिलेगा। आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस वैध है। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिख करके हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ठीक है, 91, 61, 93, 60, 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, सब्जेक्ट्स जो भी हो, 3-4 सब्जेक्ट जो भी हो आपके, और इसके अलावा आपके सेमेस्टर में हो, ठीक है, लिख करके भेजेंगे। जैसे ही आप लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो, खुद भी जमा कर सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हो सारी चीजें आपको मिलेंगी मात्र 100 रुपए फीस में। पूरी डिटेल से जानकारी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, आपको यहाँ पर लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, उसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा। एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, और केवल एक सब्जेक्ट के नहीं, सब्जेक्ट का 100 रुपए में, बल्कि आपके सब्जेक्ट्स, यानी जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, 3-4 सब्जेक्ट, बेसिकली 3 सब्जेक्ट मेजर में, 1 सब्जेक्ट माइनर में, 1 सब्जेक्ट को करिकुलर में। अब तो किसी किसी में 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, 1 माइनर, 1 को करिकुलर। ये सब की तैयारी आपको मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जुड़ना है, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़िए व्हाट्सएप पर। आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपके शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट की को करिकुलर का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो एमसीक्यूज वाला पेपर होता है आपका, सब कुछ मिल जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नाट्य शेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में आपका इतिहास पढ़ना है, तो ये चीजें आपको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर जो है आप सभी लोग इस पर एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए और भी आगे हम चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। यशोवर्मन का महत्व, तो कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, समझे भैया। यशोवर्मन का महत्व और प्रभाव, देखिए राजनीतिक प्रभाव इसका अगर देखें तो उसने कन्नौज को उत्तर भारत की राजनीति का ध्रुव बना दिया और एक पृष्ठभूमि तैयार करी, किसके लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए। सांस्कृतिक प्रभाव ये पड़ा कि कवि वाकपति का संरक्षण कर साहित्य को प्रोत्साहन दिया। वाकपति जैसे
महाविद्वानों ने गौडवहु नाम का ग्रंथ लिखा, काव्य लिखा, जो कि फेमस ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा सैन्य प्रभाव, उसकी विजयों ने यह प्रमाणित कर दिया कि कन्नौज अभी भी उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली केंद्र बिंदु है हर्षवर्धन के बाद, यानी इसका भी ये जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक प्रभाव, उसकी शक्ति ने कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष यानी गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूटों को एक प्रकार से बीच में जो संघर्ष हुआ है इसी की वजह से हुआ है। और कहीं ना कहीं पे इसने इतना मतलब कितना जबरदस्त उसको सेट कर दिया कि इसके लिए संघर्ष करना इन लोगों को पड़ गया। ठीक है, ये बात ध्यान। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं बाबू, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यशोवर्मन का काल उत्तर भारत की राजनीति का संक्रमण काल था। उसने हर्ष के बाद कन्नौज को पुनः शक्ति और महत्ता दी। भले ही उसका साम्राज्य बाद में स्थिर न रह सका हो, लेकिन उसके प्रयासों ने कन्नौज को लंबे समय तक भारतीय इतिहास का केंद्र बनाए रखा। और इसीलिए आप देखते हैं इसका जो है लगातार इसका जो है महत्ता बनी रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए कन्नौज के यशोवर्मन से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है इसमें। यशोवर्मन कन्नौज के किस वंश से संबंधित शासक था? यशोवर्मन जो था बर्मन वंश का शासक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोवर्मन कन्नौज के बर्मन वंश का प्रमुख शासक था। उसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास किया, जो राजनीति में शून्यता आ गई थी उसको भरने का काम किया। दूसरा प्रश्न, यशोवर्मन का राज्यकाल लगभग कब से कब तक माना जाता है? बताएं, यशोवर्मन का राज्यकाल कब से कब तक माना जाता है बाबू? यशोवर्मन का राज्यकाल कब से कब तक आप मान सकते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो 725 से लेकर के 752 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यशोवर्मन ने 725 ईस्वी के आसपास कन्नौज की गद्दी संभाली और लगभग 752 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार ने यशोवर्मन के दरबार में रह करके उसके जीवन का उल्लेख किया है? वाकपति ने उल्लेख किया है। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वाकपति जो थे ये इनके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में बेटा? ये रहते थे हर्ष मतलब किसके? वाकपति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। संस्कृत कवि वाकपति ने गौडवहु नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें यशोवर्मन के विजय अभियानों का खूब जबरदस्त तरीके से उल्लेख किया गया है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, यशोवर्मन की सबसे महत्वाकांक्षा क्या थी? सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कन्नौज साम्राज्य का पुनर्निर्माण करना। सबसे बड़ी बात इसकी यही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज की प्रतिष्ठा गिर गई थी। यशोवर्मन ने कन्नौज को पुनः उत्तर भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र बनाने का प्रयास किया था। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, वाकपति के अनुसार यशोवर्मन ने किस शक्तिशाली शासक को हराया था? वाकपति के अनुसार यशोवर्मन ने कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीठ को हरा दिया था। लेकिन ललितादित्य मतलब कि कल्हड़ के राज तरंगण में मिलता है कि इसने इसको हराया था, यानी इसमें डिबेट है थोड़ा सा। गौडवहु काव्य में वर्णन है कि यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापीठ के बीच में संघर्ष हुआ और अंततः यशोवर्मन पराजित हुआ था। ठीक है, अंततः कौन पराजित हुआ था? यशोवर्मन पराजित हुआ था, लेकिन जो है जीता यही था, क्या नाम है, ललितादित्य मुक्तापीठ जीता था। लेकिन कभी कभी मिलता है कि भाई शक्तिशाली शासक को हराया था। कभी कभी यशोवर्मन ने किस शक्तिशाली शासक को हराया था या हारा था? तो कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीठ से, चूंकि जो दरबारी कवि होते हैं वो हारने का उल्लेख कम करते हैं, वो बताते हैं भाई जीत गए थे। ठीक है, भले ही भाई अपने राजा की बुराई कौन करेगा, इसी वजह से। अगला छठा नंबर प्रश्न है, किस काव्य में यशोवर्मन की प्रशंसा की गई है? हर्षचरित में हर्षवर्धन की प्रशंसा करी गई है। गौडवहु में इसकी प्रशंसा करी गई है। ठीक है, ये बात है। मेघदूतम रघुवंशम तो कालिदास की रचना है। संस्कृत कवि वाकपति के द्वारा रचित गौडवहु में यशोवर्मन के पराक्रम और विजय अभियानों का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। सातवां क्वेश्चन, यशोवर्मन का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? यशोवर्मन का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो कौन था बेटा? वो था कश्मीर का ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, क्योंकि उसी से इसका जो है उत्तर भारत में चूंकि कन्नौज पर आक्रमण कर रहा था बार बार ये। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीठ बड़ा संघर्ष हुआ था सत्ता को लेकर के, जिसमें यशोवर्मन को हार का सामना करना पड़ा और ललितादित्य मुक्तापीठ ने एक प्रकार से जीत हासिल की थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यशोवर्मन ने किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था? तो गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र पर, यानी कि जो कन्नौज का इलाका है गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र है। उसका प्रमुख लक्ष्य था गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उस पर प्रभुत्व जमाना, जिससे कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रभुत्व जिसका हो जाता था वही कन्नौज का असली मुखिया माना जा सकता था। यशोवर्मन को किस अरब यात्री ने उल्लेखित किया है? अल मसूदी की रचना में जो है यशोवर्मन के बारे में बताया गया है। अरब यात्री अल मसूदी ने यशोवर्मन का उल्लेख किया है और उसके राज्य की संपन्नता का भी वर्णन किया है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे,
यशोवर्मन किसके द्वारा पराजित हुआ था? ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा पराजित हुआ था। ये बात आप ध्यान रखें। कश्मीर के शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने यशोवर्मन को हराया और उसके साम्राज्य का अंत कर दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यशोवर्मन किस नगर को राजधानी बना करके शासन करता था? ये कन्नौज को शासन राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज उसकी राजधानी थी, जो उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यशोवर्मन की हार का परिणाम क्या हुआ? हार का परिणाम ये हुआ कि जो है बंगाल जो मतलब कि क्या था, कन्नौज की शक्ति जो है इससे घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ललितादित्य के हाथों हारने के बाद में कन्नौज की प्रतिष्ठा कम हो गई और धीरे धीरे यहाँ प्रतिहार पाल राजपूत संघर्ष का मैदान बन जाता है। यहाँ पर हर शासक जो है अपने जो है महत्वाकांक्षा दिखाने के लिए आया करते हैं। यशोवर्मन की महत्वाकांक्षी नीति किस नाम से जानी जाती है? इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोवर्मन की महत्वाकांक्षी ने आगे चल करके त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की भूमिका तैयार कर दी, जिससे अगले 200 वर्षों तक युद्ध जो है होता रहता है। यशोवर्मन के समय में कन्नौज किस कारण से प्रसिद्ध था? जो है व्यापार केंद्र था, ये धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र कन्नौज था, इसीलिए प्रसिद्ध था, इसीलिए लगातार इसको लेकर के युद्ध होते रहे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यशोवर्मन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्योंकि हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज की शक्ति को पुनर्जीवित किया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे यशोवर्मन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने हर्षवर्धन के बाद कन्नौज की शक्ति और गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर संख्या 3 को देख लिया। अब चैप्टर संख्या 4 इकाई नंबर 2 का चैप्टर संख्या 4 आप देखेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिंध वंश के बारे में, यानी सिंध वंश में जो सिंध वंश के बारे में डिटेल्स जानकारी हम देखेंगे। ठीक है। जो राजा दाहिर है, राजा चच है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।